हेलो बच्चों, मैं रीता चौहान एक बार फिर आपके साथ। आज हम करेंगे 8th क्लास की सिविक्स बुक का चैप्टर 1 भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। आप सभी इसके नियमों से भली भांति परिचित होंगे कि इसमें क्या नियम होते हैं कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी इसको गेंद को बाहर से नहीं छू सकता, और अगर कोई गेंद को बाहर से छू भी जाता है तो उसे फाउल या गलत माना जाएगा। तो ये सब नियम सिर्फ फुटबॉल की ही बात नहीं है, इस तरह हॉकी या क्रिकेट जो भी गेम होता है सब में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई गेम बिना किसी नियम के खेला जाएगा। ऐसा ही हमारे समाज में भी होता है कि बड़े समाजों में अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है कि क्या हमें यहाँ पे रूल्स बनाने चाहिए, क्या हमें नहीं बनाने चाहिए, किस तरह से हम इन नियमों पे ही चलेंगे। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है, यानी कि नियमों का जो लिखित रूप है वो ही संविधान है। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास भी संविधान है वो सभी देश लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यानी कि हमारे ही देश की बात नहीं, हम बाहर के देशों की बात करें तो सभी देशों में बहुत सारे समुदाय रहते हैं जिनके अपने अपने नियम बने होते हैं, और वो नियम अपने तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो ऐसे समुदायों में नियमों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये नेपाल की बात हम कर रहे हैं, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। उसके बाद 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया, लोकतांत्रिक देश बन गया। नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, लेकिन क्या जो पहले संविधान था वो दोबारा अब वहाँ पे काम नहीं आएगा? क्या उसका जो है बेस उससे मैच नहीं करता है क्या, जो वो नए संविधान के लिए जो है मंजूरी दे रहे हैं? इसका कारण यह है कि जो पहले वहाँ पे नेपाल में सरकार थी या शासन था वो था राजतंत्र, जहाँ पे सत्ता जो है राजा के हाथ में होती है। तो वहाँ जो संविधान के नियम थे वो उसी सिद्धांत पर आधारित थे, यानी कि राजतंत्र पर आधारित थे। अब वहाँ पे लोकतंत्र आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि नियम भी बदले जाएंगे। अब राजा के हाथ में सत्ता नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने जो है नए संविधान की मांग की। जैसे हमने बात की थी कि फुटबॉल के खेल के नियम, अगर फुटबॉल के जो खेल के नियम है वो वहीं तक सीमित है, अगर हम क्रिकेट या कबड्डी या और हॉकी खेल की बात करेंगे तो उसके नियम अलग है। सब जगह हम सेम टाइप के नियम को नहीं ला सकते हैं। तो यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाया, जिसमें शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषदों के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में हम नेता अपना खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, और ऐसा भी होता भी है, लेकिन इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय भी हमारे संविधान में है। जैसा कि हम यहाँ पे एक कार्टून के जरिए समझेंगे कि किस तरह से कोई जो नेता होता है, यहाँ पे हम नेता जो है एक मॉनिटर को मान रहे हैं कि जो क्लास का मॉनिटर है वो एज ए लीडर हम मान रहे हैं, कैसे अपने जो उसका पद है उसका वो दुरुपयोग करता है।
जो सुरेश है वो अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। एक दिन उसकी टीचर कहती है कि तुम क्लास का ध्यान रखो और मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। तो वो अपना ही एक क्लासमेट होता है अनिल, उसको परेशान करता है और बोलता है कि मैं जो है मैडम से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा और तुम शोर करते हो इस तरह से। उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर आप मेरे से ऐसा क्यों मेरे ऊपर ब्लेमिंग कर रहे हो। लेकिन जब मैडम आती है तो जो मॉनिटर है सुरेश जो है वो मैडम से सेम कंप्लेंट करता है कि अनिल आपके जाने के बाद शोर कर रहा था और सबको परेशान कर रहा था। तो मैडम ने भी जो है उसकी अनिल की कोई बात नहीं सुनी और उसको पनिशमेंट दी कि वो 100 बार लिखेगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अनिल ने कहा कि मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लोकतांत्रिक समाजों में भी प्राय संविधान में ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यहाँ पे भी एक स्टोरी के थ्रू ये समझाया गया है कि कैसे जो है बहुमत जिनका होता है वो अल्प मत पर अपना जो है जो उनकी मर्जी होती है वो चलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया एक पिक्चर है जिसमें लड़कियां जो चाहती हैं कि वो बास्केटबॉल खेले, लेकिन लड़के चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेले। तो वो टीचर जो है उनको बोलती हैं कि अपना जो है हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहती है कि जिसकी मेजॉरिटी होगी वो गेम खेला जाएगा। तो क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो उन्हीं का ही जो है राय माननी पड़ी और क्रिकेट ही खेला गया। तो लड़कियां कहती हैं कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। तो इससे पता चलता है कि निरंकुशता, कि जिसका बहुमत है उसी का ही शासन चल रहा है। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, बट एक समुदाय जो शायद मेजॉरिटी में या पावर में ज़्यादा हो दूसरे के ऊपर अपना दबदबा बना सकता है। इसको बोलते हैं अंतर सामुदायिक या इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय सेम जो कम्युनिटी है उसमें जो दूसरे लोग हैं अपनी ही कम्युनिटी के लोगों पर दबाते हैं तो उसे अंतर सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट होता है और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।